रहें और खुशियाँ बांटें। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। मैं ब्रह्मा कुमार राजेंद्र भाई विगत 4 दशक से माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारी का जो है वहाँ मैं अभी सेवारत हूँ। मेरा ऐसे लौकिक जन्म स्थान बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िला के मीनापुर प्रखंड में तुर्की है। 1967 में जब मैं आरडीएस कॉलेज का छात्र था, पढ़ाई कर रहा था, तब मैं अचानक ही शहर से गुजरते हुए शाम के वक्त जा रहा था तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बोर्ड हमने देखा। फिर मैं अंदर गया, हमारे साथ हमारे कुछ मित्र भी थे। जैसे अंदर प्रवेश किया हमको बहुत अच्छा लगा। फिर बहनों ने हमें इसके बारे में डिटेल से बताया। फिर उन्होंने हमें ये भी बताया कि यहाँ पर शुरुआत में 7 दिन के क्लास होते हैं, आपको करेंगे तो इस विद्यालय की सारी जानकारी आपको मिलेगी। फिर उसी समय मैंने पूछा और भी कुछ करना होगा। उन्होंने कहा इस विद्यालय में पढ़ने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको परहेज़ करना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा क्या है वो। फिर उन्होंने हमें बताया कि जैसे तामसिक भोजन होता है, लहसुन, प्याज, मांस, मछली, ये सब आपको त्यागना पड़ेगा। पता नहीं मुझे उसी समय एक संकल्प आया और बहन को मैंने उसी समय बोला, बहन जी आज से ही मैं इसे नहीं खाऊंगा। मैं एकदम दृढ़ संकल्प करता हूँ, कल से कुछ छूना नहीं है। और ये दृढ़ संकल्प आज तक चलता आया। जब मैं इस विद्यालय के संपर्क में आया तो हमारे घर से भी पिताजी की तरफ से बहुत बंधन थे। उनको पता चला कि ये कहीं जा रहा है दूसरी जगह, क्योंकि मैं जब कॉलेज जाता, कॉलेज से आते फिर मैं सीधे अपने सेवा केंद्र पर जाता। वहाँ जा कर के सारी जो सेवा है वो सब मैं करता था। चाहे सेवा केंद्र का झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, बर्तन मांजना हो, प्रदर्शनी समझाना हो, माइक लगाना हो, कोई भी सेवा हो, किसी सेवा के लिए मैं ना नहीं किया। और उसका ही फल हुआ कि हम आगे बढ़ते चले। हमारे पिताजी को जब ये पता चला तो वो बहुत बंधन डालना शुरू किए और इतना बंधन उन्होंने डाला कि अंत में मैंने निश्चय किया कि लौकिक घर को छोड़ सकता हूँ, बाबा के घर को नहीं छोड़ सकता हूँ। और मैंने तुरंत लौकिक घर को त्याग करके मैं निकल गया। इस तरह से मुजफ्फरपुर में ही एक दूसरे कुमार थे, उनके यहाँ मैं 15 दिन तक रहा। उसके बाद मैंने ट्यूशन शुरू किया। मैंने सोचा पैसा तो के बिना कुछ नहीं होगा, इसलिए शुरू किया और ऐसे करते करते 5-6 महीने तक ट्यूशन किया। फिर उसी समय मुजफ्फरपुर में साइंस कॉलेज था और वहाँ के एक प्रोफेसर थे, उनकी एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में उनको किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी तो उन्होंने उस समय आम गोला रोड में संदेशी दादी इंचार्ज थी और दादी जी को उन्होंने बोला कि हमें एक भाई चाहिए जो हमारे फैक्ट्री में एज ए मैनेजर आकर के बैठे। फिर दादी जी ने हमें स्वीकृति दिया कि आप जाओ उनके यहाँ बैठना। फिर मैं उनके यहाँ जा कर के बैठने लगा। कुछ दिन बैठने के बाद देखा उनका व्यवहार आम जनता के प्रति अच्छा नहीं था। लोग कुछ बोल करके जाते थे क्योंकि समय पर उनको सामान नहीं मिलता था। फिर दादी जी से मैंने कहा, दादी जी मैं वहाँ नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि इससे हमारे संस्था के इमेज पर असर पड़ता है। फिर भी दादी जी ने उनको 1-2 बार समझाया। फिर वो दादी जी को बार बार बोलते रहे, नहीं कुछ भी होता है वो तो पब्लिक तो हमें बोलती है,
मैंने दादी जी को बोला, दादी जी फेस तो मुझे करना पड़ता है, वो तो होते नहीं हैं। इस तरह से एक दिन मैं बस छोड़ करके आ गया। इसके बाद दादी जी ने हमें सेंटर पर रहने की स्वीकृति दी, कभी आप सेंटर पर रहो और सेंटर की सारी सेवा आप करो। ऐसे करके मैंने सेंटर पर सारी सेवा शुरू किया और इसी क्रम में जिस फैक्ट्री में हम रहे थे उस फैक्ट्री की सारी जानकारी हमें हो गई थी। मैंने दादी जी से कहा, दादी जी आप बोले तो मैं जो मुजफ्फरपुर में बंद फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके उस फैक्ट्री को ले करके हम चला सकते हैं। दादी जी ने हमें स्वीकृति दी। फिर मैंने एक फैक्ट्री वालों से बात किया, उन्होंने हमें सहर्ष देने को तैयार हो गए और इस तरह से उस फैक्ट्री में मैं काम शुरू किया। और उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने 3 फैक्ट्री मुजफ्फरपुर में शुरू किया और तीनों फैक्ट्री को मैंने 18 साल तक मुजफ्फरपुर में चलाया। ये सब सारी चीज़ें जब हमारे पिताजी को मालूम पड़ा तब उनके बुद्धि में आया कि ये संस्था ज़रूर बहुत अच्छी है, जिसने इस लड़के के लाइफ को बना दिया, अपने पाँव पर खड़ा हो गया। हम लोगों से कोई मदद इसको नहीं मिली। इसके पश्चात उन्होंने एक बार एक व्यक्ति के द्वारा हमारे पास मैसेज भेजवाए कि अगर आप बोलो उसको हमें माउंट आबू एक बार ले चले, क्योंकि मैं पहले उनको 1-2 बार बोला था कि आप एक बार माउंट आबू चलिए, वो भगवान का घर है, भगवान की कर्म भूमि है, भगवान ने वहाँ सब कुछ आकर के किया है। वो नहीं चाहते थे, लेकिन ये सब देखने के बाद उनके बुद्धि में ये बात जच गई। फिर उन्होंने कहा कि हमको वो माउंट आबू ले चले। फिर मैंने दादी जी को पत्र लिखा, दादी जी ने कहा ले आओ। मैं पिताजी को लेकर के गया, मधुबन में 15 दिन रहे, वहीं 7 दिन का क्लास वगैरह उन्होंने किया और उसके बाद बहुत खुश होकर के फिर 15 दिन के बाद हम वापस मुजफ्फरपुर लौटे। फिर वो लोगों से बोलने लगे कि नहीं, बहुत अच्छी संस्था है जहाँ ये जाता था। पहले हम सबको गलतफहमी थी, लेकिन ऐसी बात वहाँ नहीं है। इसी दरमियान हमारे चाचा जी वो स्कूल के हेड मास्टर थे वो, और उनको भी हमारे जीवन से प्रेरणा मिली। बचपन से उन्होंने हमें को पढ़ाया लिखाया, लेकिन इस ज्ञान को सुनने की, जानने की उनकी प्रबल इच्छा हो गई। उन्होंने कहा कि अगर इसको हमें समझना है, जानना है तो क्या करना होगा। मैंने कहा आप अपने स्कूल के हमें 4 कमरे दे दें, मैं यहाँ प्रदर्शनी लगाऊंगा, हमारी भाई बहनें यहाँ आएंगे, रहेंगे 1 सप्ताह, और 1 सप्ताह रह करके सारी शिक्षाएं आप सबको मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा, इससे उनका भी कल्याण होगा, आपका भी होगा। ऐसे करके वहाँ 7 दिन तक की क्लास वगैरह चला। फिर 15 दिन के बाद ही हमारे चाचा जी का ट्रांसफ़र वहाँ से हो गया, वो अपने गांव में चले गए। गांव में गया तो वहाँ जाते ही मैंने कहा कि ये नहीं, अभी गांव में प्रदर्शनी करना है, ताकि बाबा कई बार कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम, तो गांव का सुधार होना चाहिए। फिर चाचा जी रेडी हो गए और वहाँ पर हमने ये सब कुछ प्रदर्शनी शुरू किया। लेकिन हमारे घर पर जाने के लिए पहले बहुत बाढ़ आता था और 3-3 किलोमीटर हम लोग नाव से में बैठ करके जाया करते थे। हमारी रानी दीदी जी उस समय थी और वो भी हमारे गांव में इस तरह से जा कर के वहाँ बैठे और 15 दिन तक रहे। आप सोच लीजिए, स्कूल में पुआल बिछा करके, गद्दे बिछा करके दीदी हमारी वहाँ सोती थी, और इस तरह से उन्होंने 15 दिन रह करके वहाँ उन्होंने सेवा किया। और भी भाई बहनें वहाँ थे, सेवा करके और फिर हमारे गांव में भी सेंटर का स्थापना हुआ। इस तरह से करते हुए 18 साल तक जब मैं फैक्ट्री चलाया तो मेरे विचार आया कि आखिर कुमार जीवन है, और कुमार जीवन में कब तक ऐसे हम चलते रहेंगे, कभी तबीयत खराब होगी, कभी बुढ़ापा आएगा, फिर क्या करेंगे। तो एक संकल्प था कि हमें माउंट आबू जाना है। पहले भी हमें लोग भाई बहन बोलते थे कि आप माउंट आबू रह जाइए,
लेकिन उस समय एक बात मन में आता था कि हम माउंट आबू चले जाएंगे तो मन और तन से सेवा करेंगे, धन से नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फैक्ट्री चलाते हैं तो यहाँ तन, मन और धन तीनों से हम सेवा कर सकते हैं। जब माउंट आबू जाने का हमको हमारे मन में आया कि माउंट आबू जाना है, वहाँ रहना चाहिए, तो फिर मैंने दादी जी को पत्र लिखा कि दादी जी ऐसे मैं माउंट आबू आना चाहता हूँ। लेकिन दादी जी ने ना कहा कि नहीं, 3 आप फैक्ट्री वहाँ चला रहे हो, वो फैक्ट्री गेट, ग्रिल, थ्रेसर, टेलर, अलमीरा ये सब बनाने की फैक्ट्री थी। तो फिर दादी जी ने कहा ये इतनी अच्छी फैक्ट्री चल रही है, आप इतनी अच्छी वहाँ सेवा करते हो, फिर यहाँ आकर के क्या करेंगे। लेकिन मेरे मन में एक संकल्प था कि नहीं, माउंट आबू जाना ही है। फिर दादी जी को 2-3 बार पत्र लिखा। अंत में दादी जी ने कहा कि आप जब मधुबन आओगे तो आमने सामने हम बात करेंगे। इस तरह से मैं गया और 1 महीना मधुबन में रहा। फिर दादी जी से बातचीत किया। लेकिन पहले के समय में थोड़े भाई बहन वहाँ जाते थे, तो जब उनके वापस आने का समय होता था तो दादी जी गो सुन कम सुन की टोली हाथ में देती थी। उस टोली में क्या होता था, बादाम होता था, किशमिश होता था और उसके साथ साथ एक और चीज़ होती थी, 3 चीज़ दादी देती थी, किशमिश, छुहारा और बादाम। फिर दादी जी हाथ में देती और कहती ये गो सुन कम सुन की टोली है। तो फिर दादी जी ने जब ऐसे दिया, मैंने कहा दादी जी गो सुन कम सुन तो आप बोल रहे हैं कि जल्दी जाओ जल्दी आना, लेकिन दादी जी हम तो यहाँ ही रहना चाहते हैं। फिर दादी जी ने उस समय भी ना किया। फिर मैंने प्रेशर दादी जी पर डाला, कहा दादी जी अगर आप हमें छुट्टी नहीं देंगी तो मैं यहाँ से मुजफ्फरपुर जाकर फैक्ट्री सबको किसी को सौंप करके फिर मैं माउंट आबू आऊँगा और माउंट आबू में अलग कमरा लेकर के यहाँ पर ही मैं छोटा स्केल में फैक्ट्री चालू करूँगा ताकि मधुबन के नज़दीक मैं रह सकूँ। दादी जी ने ये सब सुनने के बाद फिर उन्होंने हमें छुट्टी दे दी कि ठीक है आप जाओ और सब समेट करके आ जाओ। फिर मैं मुजफ्फरपुर आया, जो भी हमारे कारखाने थे वो भाई को सौंप दिया। और उस समय हमारे पास एक मार्शल जीप थी। दादी जी को मैंने बोला दादी जी ये जीप भी हमें लेकर के आनी है। दादी जी ने कहा ठीक है ले आओ, लेकिन ड्राइवर नहीं था। तो फिर दादी जी ने वहाँ से ड्राइवर भेजी। फिर यहाँ से हम गाड़ी में बैठ के 2 दिन सफ़र करके शिवरात्रि के दिन ही मधुबन में हम 10 बजे पहुँचे थे। संजोग की बात है, जब हम पहुँचे तो दादी जी आंगन में बैठी थी, दादी जी मिल गई। फिर उसके बाद दादी जी ने उसी दिन शाम के समय मधुबन के भाई बहनों की एक क्लास बुलाई और उस क्लास में मुझे भी बोली आप भी आ जाना। मैं भी उस क्लास में शाम के 6 बजे बैठा। सब मधुबन वालों के बीच में दादी जी ने कहा इस राजेंद्र को मैंने बुलाया है और राजेंद्र आज से ये मधुबन निवासी है। इस तरह से वहाँ रहना हुआ। लेकिन आप सभी जानते हैं मधुबन अगर हम गए हैं तो कुछ न कुछ परीक्षाएं भी देनी होती है। तो दादी जी ने सबसे पहले हमें आंगन में सिक्योरिटी की ड्यूटी दी, उसको भी मैंने किया। पीस पार्क की सेवा दी, उसको भी किया। म्यूजियम की सेवा दी, उसको भी किया। तत्पश्चात ज्ञान सरोवर लेने की बात होने लगी। फिर दादी जी ने कहा कि ज्ञान सरोवर अभी लेना है तो वहाँ भी सेवा करने जाना होगा। हमने दादी जी को कहा दादी जी जो भी सेवा मिलेगा, किसी चीज़ के लिए हमें ना नहीं है, आप जो देंगे मैं सब करूँगा। अब ज्ञान सरोवर आप जानते हैं माउंट आबू पूरा जंगल है। ज्ञान सरोवर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ जंगल ही जंगल। फिर दादी ने 2-4 भाइयों को दिया, बोला ये जाओ जंगल को काट करके रास्ता किसी तरह से बनाना है ताकि हम पैदल भी ज्ञान सरोवर चल सकें। ऐसे करके हम लोग ज्ञान सरोवर तक रास्ता बनाए। फिर जा कर के दादी जी ने
किसी तरह से और बड़े भाइयों को भेजी और उसको देखने के बाद उन लोगों ने कहा कि दादी जी अब हम ज्ञान सरोवर को ले सकते हैं। इसी बीच में जयपुर के गवर्नर थे चन्ना रेड्डी, वो आए मधुबन में, उनको मधुबन देखना था। आए तो ट्रांसपोर्ट के पीछे एक बगीचा है जो पहले झुग्गी झोपड़ी था। दादी जी ने उनसे बोल करके उस बगीचे को खाली करवाया, फिर वो बगीचा बहुत अच्छा बनाया गया। फिर ज्ञान सरोवर का रास्ता नहीं था, फिर उसके बारे में गवर्नर साहब को बताया गया। फिर उन्होंने अपने स्तर से ज्ञान सरोवर का रास्ता बनवा दिया। इस तरह से ज्ञान सरोवर में आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा हो गई। अब ज्ञान सरोवर लेने की बात थी तो उस समय यज्ञ में इतना पैसा भी नहीं था, तो कैसे बनेगा, करोड़ों का खर्च था। तो फिर दादी जी को बाबा ने टच किया कि जितने भी अपने भारत में सेवा केंद्र हैं, सब सेवा केंद्र पर एक एक ज्ञान सरोवर के निमित्त भंडारी रख दिया जाए। और दादी जी ने कहा कि उसमें सब आने वाले भाई बहनें जो समर्पित रूप से भी हैं या बिना समर्पित के भी हैं, क्लास में आते हैं, वो भी उसमें 1 रुपया हर दिन डाल दें। तो उस समय लगभग पूरे भारत में 4 लाख भाई बहन थे और इस तरह से एक दिन में 4 लाख रुपया का वो कलेक्शन होता था। अब महीना में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपया हो गया। दादी ने साल भर का प्रोजेक्ट रखा था, अब साल भर में सोच सकते हैं पैसा कितना आया। और फिर ये ज्ञान सरोवर का बनने का रास्ता साफ हुआ। फिर वहाँ धीरे 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 कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, भाई बहनें सब बाहर से भी सेवाधारी आने शुरू हुए और ऐसे करके ज्ञान सरोवर लगभग 2 साल काम वहाँ चला। इस 2 साल के अंदर दादी जी ने हमको पहले तो बोली कि ज्ञान सरोवर आपको रहना पड़ेगा, लेकिन दादी जी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि दादी जी सेवा जितनी रात तक करनी होगी मैं करूँगा, लेकिन मैं पांडव भवन में ही रहूँगा, रात को पांडव भवन आ जाऊँगा, फिर सुबह चला जाऊँगा। फिर दादी जी मान गई और ऐसे करके शुरू में उन्होंने स्टोर संभालने की सेवा दी, मैंने संभाला। फिर धीरे धीरे 1 साल के बाद दादी जी ने वहाँ के कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी सामान होता है, सीमेंट है, स्टील है, टाइल्स है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, कोई भी चीज़ है मकान संबंधी, सब की खरीदारी की दादी ने जिम्मेदारी सौंपी। ऐसे करके ज्ञान सरोवर बना। फिर उसके बाद शांतिवन बनने की बात हुई तो दादी जी ने कहा कि अब तो शांतिवन में जाके रहना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान सरोवर तो नज़दीक था, तो आते थे जाते थे, शांतिवन से क्या करेंगे। मैंने कहा दादी जी शांतिवन में मैं बस से जाऊंगा, बस से आ जाऊंगा, लेकिन दादी जी बोली कि नहीं। संयोग से ज्ञान सरोवर जब बन रहा था तो ग्लोबल हॉस्पिटल के इंजीनियर एक छाया भाई हैं जो अभी भी हैं, वो उस समय भी वहाँ सेवा देते थे। दादी जी ने उनको भी बोला कि आपको भी नीचे जाना है। फिर उन्होंने दादी जी को बोला कि दादी जी मेरे को तो ग्लोबल में भी सेवा है, तो मैं इसे कैसे करूँगा। फिर दादी जी ने एक 4 व्हीलर खरीद करके दिया, ड्राइवर दिया, और हमको और छाया भाई दोनों आदमी को उन्होंने जाने के लिए नीचे जाके सेवा करके ऊपर आने के लिए गाड़ी उन्होंने दे दिया। ऐसे करके नीचे शांतिवन में भी सारा कंस्ट्रक्शन हुआ, उसका भी सारा स्टोर खरीदारी धीरे धीरे दादी जी ने सौंपा। मैंने हर जिम्मेवारी को सहर्ष स्वीकार करते हुए आज तक मैं चल रहा हूँ। उसके बाद भी मनमोहनी वन, आनंद सरोवर, मान सरोवर सब बना, सबकी जिम्मेवारी उठाया और आज तक करते आ रहा हूँ। इसी बीच पूरे पीस पार, ज्ञान सरोवर, शांतिवन सब मिला करके करीब 3000 लेबर सब जगह काम करते हैं। उन सब लेबर के पेमेंट की भी व्यवस्था दादी ने कहा कि आपको संभालनी है। मैंने उसको भी संभाला और आज करीब 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सब जगह लेबर का पेमेंट भी मैं करता हूँ। साथ में हम तीनों जगह 1500 भाई बहनें समर्पित रूप से रहते हैं। 1500 भाई बहनों के लिए
जो उनके डेली चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे पेस्ट है, ब्रश है, साबुन है, जूता है, चप्पल है, जो भी चीज़ उनको चाहिए, उस सब चीज़ की खरीदारी की ज़िम्मेवारी भी दादी जी ने हमें सौंपा और उस सब चीज़ को उनको बाँटने की भी ज़िम्मेवारी दिया। खरीदना भी है और उनको देना भी है। तो हम सब चीज़ खरीदते हैं और 2 महीने में एक बार सारे भाई-बहनों को हम वो देते हैं। इस तरह से दादी जी ने कहा, जो भी चीज़ जिनको चाहिए उनको देना है। किसी को किसी चीज़ के लिए कष्ट नहीं सहना पड़े, क्योंकि सभी अपने तन, मन, धन, घर-द्वार छोड़ कर के यहाँ आए हैं। सारा जीवन उन्होंने बाबा के घर में दे दिया, तो किसी छोटी बात के लिए भी उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हर चीज़ हम उनको खरीद कर के देते हैं और इसके बाद जो भी खरीदारी होती है उसके अकाउंट संबंधित बात है। जो भी बिल आता है उस बिल का भी साइन अथॉरिटी दादी ने हमको दिया और दादी ने कहा कि आपके साइन अथॉरिटी से ही इसका पेमेंट होगा। फिर वो कोई भी बिल आता है साइन करके सब चेक करके मैं अकाउंट्स को भेजता हूँ। इस तरह से वहाँ का ये सारा पेमेंट का कार्यक्रम भी चलता है। आज भी मैं मुज़फ़्फ़रपुर में आया हूँ, लेकिन आज भी हमें वहाँ से फ़ोन आता रहता है। कभी कोई सीमेंट की गाड़ी आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, मैं यहाँ से ही उसको डायरेक्शन देता हूँ कि फ़लाने जगह ये खाली होगा। फिर अपने भाइयों को भी सूचित करता हूँ कि भाई आप उसको ज़रा देख लो। इस तरह से अभी तक का हमारा ये सफ़र संक्षिप्त रूप में पूरा हुआ। ओम शांति। Thank you.